क्या हाल है साथियों। मैं हूं विकास तोमर, आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं 17 मार्च का हिंदी इंग्लिश दोनों में ही करंट अफेयर। और ये हमारे इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन जो है यूपीएससी का ईपीएफओ और द स्टेट पीसी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। आज जो हमने टॉपिक्स रखे हैं वो कौन कौन से हैं। एलआईसी को हम प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हैं, ऐसा किसने कहा? गवर्नमेंट ने कहा है ऑब्वियसली। मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री लेना अब अनिवार्य नहीं है इंजीनियरिंग एडमिशन लेने के लिए। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसमें कुछ चेंजेस किए गए थे, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाई गई है। कई सारे इंजीनियरिंग के ऐसे वो हैं कि उसमें वो कहते हैं कि भैया केमिस्ट्री कभी यूज़ ही नहीं होती तो हमें क्यों लेनी है ये, कभी कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ ही नहीं हो रही है। दूसरा तीसरा जो हमारा टॉपिक है वो है सेंटर ने स्टेट के खिलाफ कुछ, यहाँ पर जो मैंने अभी पीछे कवर भी किया था, अनऑथराइज्ड अनाधिकृत जो कॉलोनी वाले में वही वाला बिल है, सेंटर लेके आया है दिल्ली में। अब वो चाह रहे हैं कि भैया सारे काम जो हों लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू हो, आपका इलेक्टेड दिल्ली की गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक, तो इस पे काफ़ी बवाल है। एक्चुअली दिल्ली एक सेमी स्टेट है, इसलिए थोड़ा सा जो है अब उसमें और पावर, क्योंकि दिल्ली में इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है ना, ऐसा तो है ना कि कोई चयनित या फिर जो है कुछ एडमिनिस्ट्रेटर बैठते हैं। तो ये सेमी स्टेट जैसे है। ठीक है, तो वैसे क्या है, ये यूनियन टेरेटरी विद लेजिस्लेचर, विधायिका के साथ में। क्वाड लीडर्स जो है ओपन फ्री और इंडो पैसिफिक जो आपका जो है चाहते हैं। क्वाड कौन कौन सा है? इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया सॉरी। और ये जो है किसको घेरना चाहते हैं? चाइना को। इंडो पैसिफिक रीजन में सारी चीज़ें जो है रूल बेस्ड चाहते हैं, समझेंगे सारी चीज़। और फ्रेमवर्क जो है नॉन फेरस मेटल स्क्रैप रिसाइकलिंग। नॉन फेरस मतलब जिसमें लौह वाला आयरन, लौह ना हो मतलब आयरन ना हो, तो उसमें क्या आ गया? कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, इन सब की क्या है, डिमांड बहुत बढ़ गई है इधर। और इसलिए क्या है, मेटल जो है स्क्रैप रिसाइकलिंग करेंगे ताकि जो है रॉ मटेरियल मिल सके आसानी से। ठीक, और जो रिसाइकिल होने की वजह से क्या है कि जो ऑलरेडी जो है मौजूद है हमारे पास, उसको यूज़ करके आसानी से बना लेंगे एल्युमिनियम, कॉपर, ये सारी चीज़ें। इंपोर्ट पे हमारी डिपेंडेंस कम होगी, आत्मनिर्भर भारत के उसमें ये भी एक काफ़ी अच्छा जो है कदम हो सकता है। ईपीएफओ 2020 का कंप्लीट पेड ग्रुप और यूपीएससी 2021 का कंप्लीट पेड ग्रुप वहाँ चल रहा है। 856488 53096960608 पे कॉल कर सकते हैं आप लोग। एलआईसी को हम पहला टॉपिक जो है एलआईसी यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। कॉरपोरेशन है मतलब निगम है। ठीक, तो जो आपका ये लिखा हुआ ना भारतीय जीवन बीमा निगम, ये गवर्नमेंट ने कहा है कि हम इसको प्राइवेटाइज नहीं कर रहे हैं, इनका जो है निजीकरण नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन जो था वो स्टार्ड क्वेश्चन होता है, जो जिस पे मौखिक रूप से जो है मिनिस्टर को जवाब देना होता है। ठीक, उस पे जब मौखिक रूप से जवाब देगा ये, तो उस पे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक, मतलब एक पूरक प्रश्न भी आ सकता है। तो उसी के उसमें जो है क्वेश्चन आवर में लोकसभा में क्वेश्चन पूछा जा रहा था। तो उस पे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं वित्तीय वाले यानी फाइनेंस वाले, अनुराग ठाकुर, उन्होंने कहा कि हम आईपीओ ला रहे हैं। ठीक, द एलआईसी का क्या है, देखिए आईपीओ क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक, इसमें स्टॉक मार्केट पे कोई कंपनी आ रही है अपने कुछ शेयर्स को लेकर। ठीक, शेयर्स को लेके और कहती है कि भैया पब्लिक खरीदो। अब इसमें जो है पब्लिक रिटेल वाली भी होती है, खुदरा मतलब छोटे हमारे जैसे, और जो है इन्वेस्टर्स, और जो है कुछ बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी होते हैं। ठीक, बड़े धन्ना सेठ जो हाउसेज हैं, तो ये सब लोग जो है पब्लिक से पैसा उठाते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं हम इसको प्राइवेटाइज नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये कॉरपोरेशन निगम है, इसको हम बल्कि पब्लिक के पास ले आ रहे हैं कि पब्लिक भी इसमें कुछ शेयर होल्डिंग ले ले, ये और अच्छी बात है। ठीक, तो ये सारी बात है। मेन चीज़ यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, वैल्यू एडिशन, कि हर दिन जब सेशन होता है, लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, तो और इसमें क्या है कि सबसे पहले होता है क्वेश्चन आवर, फिर होता है जीरो आवर, फिर होता है आपका एजेंडा ऑफ द डे। ठीक, ये तीन चीज़ें हो गई। अब इसमें क्वेश्चन आवर जो है, ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर जो है लोकसभा का, उसमें ये मेंशनड है। रूल्स ऑफ प्रोसीजर जो है उसमें आपका मेंशन है क्वेश्चन आवर। ये जीरो आवर जो है ये कहीं पे भी मेंशन नहीं, लेकिन ये होता है, ये इन दोनों के बीच में होता है, क्वेश्चन आवर के जस्ट बाद में होता है। ठीक, और ये है एजेंडा ऑफ द डे, फिर चलता है, जब तक एजेंडा ऑफ द डे नहीं चलेगा तब तक जीरो आवर चलता है। अब क्वेश्चन आवर में क्वेश्चन जो होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं जो मिनिस्टर्स के से पूछे जाते हैं।
एक होता है स्टार्ड, एक होता है नॉन स्टार्ड, और तीसरा होता है आपका शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। ठीक, स्टार्ट क्वेश्चन जो होता है ये आप पे मौखिक रूप से इस पे मिनिस्टर को जवाब देना होता है ओरली, और इस पे जो है पूरक क्वेश्चन या प्रश्न या फिर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा अनस्टार्ड होता है तो उसको रिटर्न दिया जाता है, इस पे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। और जो आपका शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन है ये किसी भी जो है जनहित का इम्पोर्टेंट वाला जो कोई भी करेक्टर का कोई अगर अर्जेंट मैटर है तो उसके लिए इसको रखा जाता है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और इसके लिए 10 दिन से कम टाइम में नोटिस देना पड़ता है। ठीक, और इसको भी ओरली यानी मौखिक रूप से मिनिस्टर को जवाब देना होता है। अब इसमें कलर कोडिंग है, शायद पूछ ले मन अगर दिमाग इसका खराब हो आयोग का। तो पहला तो क्या है कि ये वाले जो क्वेश्चन आएंगे इसमें एस्ट्रिक बना होता है और ग्रीन कलर का होता है। नॉन स्टार्ट जो अनस्टार्ट जो है वो आपका वाइट कलर का है, और आपका जो शॉर्ट नोटिस वाला है वो लाइट पिंक है। ठीक, ये बात समझ में आ गई। इसी के साथ साथ क्या है कि प्राइवेट जो मेंबर्स होते हैं यानी कि जो मिनिस्टर नहीं है उनसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन टू प्राइवेट मेंबर बोलते हैं उसे। और ये रूल जो है 40 में दे रखा है इसके बारे में, जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर है एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा है उसके उसमें दे रखा है। ठीक, ये वाले क्वेश्चन येलो कलर में होते हैं। ठीक है ना, तो ये वाली चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पार्लियामेंट का जो चैप्टर है हमारा लक्ष्मीकांत में उसमें दे रखा है, और ये चैप्टर से हर साल 2-3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक, तो ये चीज़ समझ में आ गई। ये वैल्यूडेशन भी हो गया जो चाहिए, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी LIC को जो है हम पब्लिक से क्या IPO क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, ये मैंने आपको बता दिया। और इसमें क्या है, इनिशियल है, पहली बार जब कोई कंपनी जो है अपने शेयर पब्लिक कर रही होती है, सार्वजनिक कर रही होती है पहली बार स्टॉक एक्सचेंज पे, तब इसको IPO बोला जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, फॉलो ऑन ऑफर। ठीक, फॉलो ऑन परचेज, FPO होता है, सारी चीज़ें शेयर मार्केट से है, कैपिटल मार्केट से संबंधित है, पूंजी बाजार। अब देखिए ये क्या है, कैपिटल जो है उठाई जाती है पब्लिक से, इसके लिए अंडर रिटर्न किया जाता है, कई सारे इन्वेस्टमेंट बैंक होते हैं वो बुक मतलब बनाते हैं, माहौल बनाते हैं, शेयर कितने में पैसे में लगना चाहिए, सारी चीज़ें हैं। प्राइवेटली हेल्ड होता है, और न्यू इसमें इक्विटी कैपिटल मिलता है। अब उससे जो है प्राइव कई लोग जो जो भी कंपनी है जो अपना IPO ला रही है उसको अपने कुछ डेप्ट को ख़त्म करना है, कुछ नया इन्वेस्टमेंट करना है। जैसे अभी बर्गर किंग नाम से एक जो है IPO आया था, अभी LIC का जो IPO आ रहा है ये मेगा बताया जा रहा है, बहुत बड़ा IPO है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है आपका गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट का इस पे स्वामित्व है यानी ओन्ड है। ये इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करता है और इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन भी है, मतलब इसमें जो पैसा इंश्योरेंस का आता है उससे ये इन्वेस्टमेंट भी करता है, निवेश भी करता है। ऐसा पीछे देखा गया है कि जब जैसे जो सरकार का डिसइन्वेस्टमेंट वाला जो टारगेट होता है विनिवेश वाला, उसमें मान लीजिए कभी कभी ये देखा गया कि बायर ही नहीं मिलते, जैसे कि एयर इंडिया के लिए। तो उस केस में क्या करते हैं कि LIC से ही इसको वो करा देंगे। ठीक है, अपना डिसइन्वेस्टमेंट का जो है अपना टारगेट पूरा करने के लिए, या जब भी है तो निवेश भी करता है ये। और ये 1 सितंबर 1956 पर जो है पार्लियामेंट का एक एक्ट लाया गया, यानी कि ये क्या है, वैधानिक निकाय है आपका, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। लाइफ इंश्योरेंस एक्ट ऑफ इंडिया एक्ट जो है लाया गया है, उसको राष्ट्रीयकरण कर दिया गया इंश्योरेंस इंडस्ट्री का। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री PCM जो है, अब ये कंपलसरी अनिवार्य नहीं है एडमिशन लेने के लिए, किसमें, इंजीनियरिंग में। ठीक, और ये ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन जो होता है, ठीक, टेक्निकल एजुकेशन कौन सी हुई, आपकी इंजीनियरिंग वाली, इन्होंने ये चेंज लाया है। और इसमें कि PCM लेने कुछ कोर्सेज के लिए ज़रूरी नहीं है, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी। ठीक, आपका इसमें तो बल्कि बायोलॉजी चाहिए। और उसके बाद टेक्सटाइल हो गया, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, और जो कि ये अंडर ग्रेजुएट के लेवल जो है इसमें ज़रूरी नहीं है। ऐसा क्यों किया गया है भाई, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए किया गया है। ठीक, और लेकिन PCM जो है अभी भी मैंडेटरी है यानी कि अनिवार्य है। जैसे कंप्यूटर साइंस आपको लेना है तो PCM अनिवार्य है। ठीक, और इसमें ये कह रहा है AICTE जो है इसने PCM के कंपलसरी कर रखा है 14 उसमें। और इसमें कम से कम आपको जो है 45% तो नंबर लाने ही पड़ेंगे। जनरल कैंडिडेट के लिए जो है 45% है क्लास 12th में, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 40% है। PCM में लाने ही लाने हैं, 14 ऐसे जो है वो रहेंगे।
स्ट्रीम्स आएंगे जैसे कंप्यूटर साइंस है। और उन्होंने जो है कॉलेजेस से ये भी कहा है कि भैया जो इंजीनियरिंग के एस्पिरेंट हैं उनके लिए कुछ ब्रिज कोर्सेज रख लो। मान लीजिए इंजीनियरिंग में किसी बच्चे ने पीसीएम से किया, अब उसको बायोटेक्नोलॉजी लेना है, ठीक, तो वो कॉलेज से कह रहे हैं कि भैया एक काम करो ना यार, तुम एक बायोलॉजी का कुछ एक बीच में ब्रिज कोर्स रख दो, ताकि ये बंदा जो बायोटेक्नोलॉजी जाना जाना चाहता है इंजीनियरिंग में, इसको जो है एक जो है इसको पता हो इसके बारे में, ठीक। तो ये जो है ब्रिज कोर्सेज कहलाते हैं, ठीक है ना, जोड़ रहे हैं। और ये अगला रीज़न क्या है कि उन्होंने कहा है कि भैया हमें पहले बड़ा चैलेंजेस फील करना पड़ता था। कई लोग ये कहते थे केमिस्ट्री कभी ज़िंदगी में वहाँ यूज़ नहीं होती है पूरे कैरियर में, लेकिन फिर भी उनको पढ़ना पड़ा, क्यों? तो हम नहीं चाहते केमिस्ट्री पढ़ना अगर ट्वेल्थ में, और फिर भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट बनना चाहते तो हमको मौका मिलना चाहिए। इसी तरीके से जो स्टूडेंट बायोटेक्नोलॉजी करना चाहते हैं बायोलॉजी की डिमांड करते हैं। तो उन्होंने इसलिए नई विंडो बना दी स्टूडेंट्स को, जो मैथ्स और फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं भी चाहते हैं, इंजीनियरिंग जाना चाहते हैं, तो उनके लिए अब ऑप्शन है। ऐसा न्यू एजुकेशन पॉलिसी में दिया भी था, हम उसी के एवज में काम भी कर रहे हैं, ठीक। ये 2020 में आई थी। अच्छा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से संबंधित अगर आप सर्च करोगे यूट्यूब पे आके न्यू एजुकेशन पॉलिसी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, इस पे मेरा एक वीडियो है, पूरा बिल्कुल कंप्लीट एनालिसिस है। इस पे जो है पीछे क्वेश्चन भी पूछे गए, काफ़ी फ़ायदा हुआ, इसको आप देख सकते हैं। एक एक चीज़ मैंने इसमें समझाई है पूरी, एक बार देख लो, 10 साल तो चलेगी कम से कम। और उसके बाद एम क्या है इसमें कि आप सेवरल चेंजेस किए गए हैं भारत के एजुकेशनल सिस्टम में। शिक्षा नीति जो नई आई है आपका स्कूल से कॉलेज तक। अब देखो इसमें स्कूल का जो है इन्होंने क्या कर दिया है कि 5-3-3-4, ठीक, यानी कि आपका जो है सबसे पहले इसमें कवर कर दिया गया है स्कूलिंग, फाउंडेशनल एजुकेशन, जो बच्चे प्री स्कूल और ये सब जाते हैं ना, फिर उसका 3 साल वो प्रिपरेटरी करेगा, 3 साल जो है मिडिल, और 4 साल जो है सेकेंडरी स्कूलिंग करेगा, ठीक। आपका 4 साल सेकेंडरी स्कूलिंग 9 to 12 वाली। इसके मल्टी स्ट्रीम है, कुछ भी ले सकता है, मल्टीलिंगुअल 3 लैंग्वेज फार्मूला पे चलेगा। जो लोकल लैंग्वेज है उसको वरीयता दी जाएगी 8वीं क्लास तक। 4 साल का बैचलर होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे ये भी हो गया है, मान लीजिए इंजीनियरिंग कोई कर रहा है, तो पहले क्या होता था कि अभी भी होता है, जो जब तक लागू नहीं हो रही है ये वाली नीति, तो उसमें क्या होगा कि आपने 1 साल पढ़ा, फिर आपको कुछ क्रेडिट मिल गए कि आपने जो नंबर लेके आए। फिर आप मान लो 1 साल का आप गैप लेना चाहते हो, 1 साल के लिए गैप कर लो, कुछ और करने लगो, फिर आप आके 3 साल के लिए आगे बस करो, वो क्रेडिट आपके काम आ जाएंगे, ठीक। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो एक बनाई गई है, जो साल में 2 बार कॉमन कॉलेज एंट्रेंस टेस्ट कराएगा। और ग्लोकल मतलब कई सारे जो टॉप के यूनिवर्सिटी हैं वो इंडिया में आएँ पढ़ाएँ, ठीक। ये सारी चीज़ें हैं, यही सब यहाँ पे बताया गया है। इसका एक वीडियो वाला ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान भाषा में मैंने वहाँ समझाया हुआ है। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक, ये बनाई जाएगी। जितने भी हायर जो मतलब मेडिकल और लीगल यानी लॉ वॉ को छोड़ के बाकी सब पे यही अम्ब्रेला बॉडी होगी, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक, भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग। और इसमें एक और फ्रेमवर्क जो है टीचर के एजुकेशन के लिए जो है नया करिकुलम बनाया गया है, ठीक। और इसको एनसीईआरटी के कंसल्टेशन के साथ बनाया है, किसने? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने। अगला हमारा टॉपिक है वहीं दिल्ली वाला, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेंटर वर्सेस, मतलब सेंटर बनाम राज्य। तो अब देखो सेंटर ने एक नया बिल लेके आए हैं, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021। अभी पीछे हम लोगों ने किया था ना, अनऑथराइज्ड कॉलोनी को जो है वो करेंगे, तो पार्लियामेंट लॉ लेके आई थी, मैंने आपसे कहा था अनाधिकृत जो कॉलोनी है उनको बेसिक जो एम्यूनिटीज़ उनको प्रोवाइड करनी है, ठीक। तो ये वाली चीज़ थी। तो उसमें कई सारी चीज़ें इन्होंने, एक जो विवाद काफ़ी इस पर खड़ा हो रहा है, क्योंकि 2014 से ही जब से ये केजरीवाल जी की सरकार आई है, तब से क्या है कि आपका इनके ऊपर कभी भी हमेशा दबाव बनाया है केंद्र ने कि जो है किसी तरीके से सारे काम जो हों, क्योंकि देखिए जो दिल्ली है वो एक सेमी स्टेट है, सेमी स्टेट, और या फिर ये कह सकते हो कि ये जो यूनियन टेरिटरी है विद लेजिस्लेचर, तो उसके यूनियन से तो यूनियन टेरिटरी से थोड़े से जो है अधिकार ज़्यादा है, लेकिन स्टेट के बराबर अधिकार नहीं है। और इनकी जो है हमेशा मंशा ये है कि इनको फुल स्टेट का दर्जा मिल जाए। अच्छा, अब फुल स्टेट का दर्जा मिल जाए, सभी सभी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो केंद्र में अभी स्थित है, जो केजरीवाल जी की है, जो कांग्रेस है, ये सब चाहते फुल स्टेट ही हमेशा से, लेकिन देता कोई नहीं है, ठीक। केंद्र सरकार जो है जो भी होती है, ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि सेम भी हो तब भी नहीं दिया, और जो अगर ना भी सेम हो तब भी नहीं दिया गया है।
तो अब यहाँ पे ये चाह रहे हैं कि जो यूनियन टेरिटरी लेजिस्लेचर है, जैसे कि केजरीवाल जी, अब ये लोग इलेक्टेड होके आए हैं ना, ऐसा थोड़ा ना है कि ये लोग इन लोग को वो किया गया है, कोई एडमिनिस्ट्रेटर या फिर बैठा दिया गया है। तो यहाँ पे क्या है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर भी है। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है, जो चयनित सरकार आती है जैसे केजरीवाल की, वो सब पे तो लॉ बना सकती है, लेकिन पब्लिक सर्विसेज, ठीक, लॉ एंड ऑर्डर और लैंड, इन जो सब्जेक्ट पे लॉ नहीं बना सकती है। और काफ़ी जो है पीछे गहमा गर्मी भी हुई है, अभी दिखाऊंगा यहाँ पे इसमें। ये देखिए पूरा ये चीज़ है, इसको पीडीएफ से आप पढ़ सकते हैं आसानी से। जो मैं बता रहा हूँ वही मेन मेन चीज़ें हैं सारांश में, कि पीछे काफ़ी गहमा गहमी भी हुई है कि उन्होंने कह दिया केजरीवाल ने कि हम नहीं करेंगे, है ना। मतलब यहाँ पे आप पॉलिटिकली जो है नाम मत यूज़ करिएगा, खाली ये लिख सकते हो आप डायरेक्टली कि दिल्ली गवर्नमेंट जो है, प्रेजेंट दिल्ली गवर्नमेंट, उन्होंने कह दिया कि हम जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर को हम फाइल वाइल नहीं भेजेंगे, जहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है हम अपना काम करेंगे डायरेक्टली। तो इस पर फिर कमेटी बना दी गई और उन्होंने कह दिया नहीं, इनकी जांच करो कौन सी फाइल नहीं भेज रहे हैं। हाई कोर्ट में भी केस चला गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया पीछे 2018 में कि जो भी काम करेगी दिल्ली गवर्नमेंट, उसमें सब में जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर से पूछना पड़ेगा, उनका कंसेंसस लेना पड़ेगा। और अब ये चीज़ जो है सुप्रीम कोर्ट का था, अब तो बिल लाया गया है कि इसमें कहा गया है कि जो भी ये गवर्नमेंट काम करेगी दिल्ली की, उन पे सब पे जो है जाए उनको परमिशन, मतलब फाइल सब शेयर करनी पड़ेगी लेफ्टिनेंट गवर्नर से, और तभी वो कोई उस पर जो है डिसीजन ले पाएंगे। ठीक, यही सब इसमें बताया गया है। और इस पे जो है अब दिल्ली गवर्नमेंट ये कह रही है कि जो भैया ये हमारे साथ ठीक नहीं है, सेंटर हमारे ऊपर दबाव बना रहा है और ये अनडेमोक्रेटिक है, लोकतंत्र के खिलाफ है। ठीक, ठीक, तो ये सारी बातें चल रही हैं इसमें। अब इन्होंने देखो 2018 में सुप्रीम कोर्ट में ये कह दिया कि जो, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने कहा, जब 5 या 5 से अधिक जो है जजेस बैठते हैं तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बोला जाता है, कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उनकी सहमति लेनी पड़ेगी दिल्ली गवर्नमेंट को जब भी वो कोई काम कर रहे हैं। ठीक, अच्छा, उन्होंने देखो यहाँ पे क्या है कि उन्होंने ये कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि भैया पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड को छोड़कर जो है कॉन्करेंस की ज़रूरत नहीं है। समझो मेरी बात, ठीक, करेक्शन है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे ये भी कहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को एड एंड एडवाइस के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को जो है रखना है। आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर जो भी काम करेंगे वो जो भी काम करेंगे और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी काम करेंगे वो सब कुछ बताना पड़ेगा लेफ्टिनेंट गवर्नर को। ठीक है, क्योंकि पहले क्या था कि दिल्ली गवर्नमेंट ने मना कर दिया था कि हम कोई भी फाइल नहीं शेयर करेंगे, जो भी हम अपना कार्यभार कर रहे हैं वो। ठीक, तो ये बात पूरी समझ में आ गई ना। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में ये कह दिया कि जो जो मतलब पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, लैंड एंड ऑर्डर और आपका जो है ये लैंड वाला, इन तीनों को छोड़कर जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर से आपका जो है साझा करने की, मतलब कंकरेंस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को जो है, लेकिन ये है कि सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी लेफ्टिनेंट गवर्नर को, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के केस में कहा गया था। अब बिल में क्या है कि ये तो गवर्नमेंट ने कह दिया है कि कोई भी लेजिस्लेटिव जो भी काम करेगा सब कुछ इसको बताना पड़ेगा जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर को। और ये जो है मतलब इसमें ये कहा गया है कि कोई भी रोल नहीं होगा लेफ्टिनेंट इलेक्टेड गवर्नमेंट का। सेक्शन 239A सब क्लॉज ए जो है ये कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कि दिल्ली विल हैव अ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक, ठीक, मतलब ये यूनियन टेरिटरी है विद लेजिस्लेचर। और यहाँ पे ये कह रहा है आपका कि जो भी कानून बनाएगी, ठीक है ना, जो भी कानून बनाए जाएंगे अब आगे से, बिल जब ये पारित हो जाएगा तो वो वहाँ पे गवर्नमेंट का वर्ड यूज़ नहीं होगा, वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर का वर्ड यूज़ होगा। ये चीज़ कहना चाह रहा है। ठीक, और उसके बाद जो है बिल ये कहता है कि जो एलजी का ओपिनियन है वो लेना पड़ेगा सरकार को, अगर जब भी वो कोई सरकारी जो है एक्शन, एग्जीक्यूटिव एक्शन ले रहा है उससे पहले। ठीक, और जो कि जो है डिसीजन किस पे बेस्ड होगा, कैबिनेट के द्वारा जो दिया गया है जिस पे भी। तो गवर्नमेंट मतलब कुछ भी काम करे तो एलजी का जो है इसमें इंटरफेरेंस रहेगा हर चीज़ में। और जो का ये आपकी विधानसभा है दिल्ली की, वो हर चीज़ पे जो है लॉ बना सकती है, सिर्फ लैंड, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस को छोड़कर। ठीक है, और ये भी कह रहा है यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, चीफ मिनिस्टर के जिसका हेड होता है, वो एड एंड एडवाइस करेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर को। और व्हाट चेंज इफ़ द अमेंडमेंट आर, अगर ये अमेंडमेंट संशोधन आ जाता है तो पार्लियामेंट के द्वारा, तो क्या चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये होगा कि जो चयनित जो गवर्नमेंट है,
ठीक, जो निर्वाचित गवर्नमेंट है उसको जो है सारी चीज़ें एडवाइस, मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर की एडवाइस पे काम करना पड़ेगा, और मतलब हर बार पे उसको पूछना पड़ेगा लेफ्टिनेंट गवर्नर से, जिससे कि अभी तक लोग चिढ़ते हैं, जितने भी झुका है कोई भी बैठ जाए, कोई भी सरकार बैठ जाए किसी पॉलिटिकल पार्टी की, सब लोग, लेकिन अब यही हो रहा है। और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, अब क्या उसके पास कोई डिस्क्रिशनरी यानी कि विवेकाधीन शक्ति प्राप्त नहीं है क्या? ठीक, ऐसा कह रहा है, ऐसा पूछ रहा है। तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, डज उसके पास पावर है कोई इस तरीके की डिस्क्रिशनरी पावर? कोई अगर उसको ऐसा मैटर लगता है, या फिर उसको कोई भी, अब देखो यहाँ पे एक इन्होंने कैच भी दे दिया है, मान लो कि गवर्नमेंट जो है, जो पार्लियामेंट ने कहा है वो उस पर ना माने, तो उसमें भी इन्होंने दे दिया है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर और जो है गवर्नमेंट की, इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है, निर्वाचित गवर्नमेंट जो है, इसके बीच में मान लीजिए किसी बात पे जो है गहमा गहमी हो गई, डिसएग्रीमेंट हो गया, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर उसको जो है उस वाले लॉ को जो है उठाकर प्रेसिडेंट के पास भेज देगा अंडर आर्टिकल 239 AA 4। ठीक, एनसीटी वाला जो है गवर्नमेंट, एनसीटी वाला जो है दिल्ली वाला, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग का होमवर्क है, जरूर पढ़ना है, इसके अलग अलग से चैप्टर दे रखा है लक्ष्मीकांत में। दिल्ली गवर्नमेंट का क्या वो चिंता है कि 2015 से 2018 तक सरकार, जो केंद्र सरकार है, वो हमें दबाती आई है, और अब फिर से अब तो इसके लिए लॉ लेके आ गई, तो काफ़ी दिक्कत होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, और उसने जो है फ्री हैंड दे दिया था वैसे भी नीति के, जो है जो भी डिसीजन लिए जा रहे थे। और अब जो है बिल ने तो भैया ये वही कर ही दिया है कि भैया जो है अनिवार्य कर दिया है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट को हर बात पे जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर से पूछना पड़ेगा कि क्या करें क्या ना करें। ये कैसी मुश्किल हाय वाली बात हो गई इनके लिए। और अमेंडमेंट जो है ये एसेंशली क्या करेगा कि जो स्वतंत्रता है, जो आपकी निर्वाचित सरकार दिल्ली की, ये तो ले ही जाएगा, और साथ ही साथ जो उनका फुल स्टेटहुड की जो ड्रीम था वो भी खत्म है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है क्वाड लीडर, जो ओपन फ्री इंडो पैसिफिक जो है रीजन चाहते हैं। इंडो पैसिफिक रीजन देखिए ये है, ठीक, इसमें थोड़ा सा हिस्सा जो है अफ्रीका का भी है, ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ पे लिख दे अफ्रीका भी आता है, तो आप उसको सोचे यार अफ्रीका तो आ ही नहीं सकता। तो भारतीय महासागर और प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशियन को मिला के ये जो एरिया है, इसको इंडो पैसिफिक बोला जाता है। ठीक, इसको देख लो, मॉरिशस ये भी आ रहा है, मेडागास्कर का भी आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी आ रहा है, ठीक, जापान का ये पोर्शन आ रहा है। तो ये जो है ये है। और क्वाड किसे किसे कहते हैं? जापान, इंडिया, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। और इसमें देखिए अब इन लोग के हाईलाइट कि अब ये वर्चुअल हुई थी समिट, वो पहली जो है ये वाली समिट हुई है हमारी, फर्स्ट एवर लीडरशिप समिट जो है ये हुई है, पहली बार वर्चुअली हुई है। मान लीजिए वहाँ पे कहते न्यूयॉर्क में हुई थी, न्यू दिल्ली में हुई थी, तो बच के रहना, वर्चुअल हुई थी, ध्यान रखना। ठीक, उसमें एक ऑप्शन देखना वर्चुअल नहीं देगा, वहाँ जानते हो क्या देगा? नन ऑफ दीज देगा। तीन तो वो दे देगा, जैसे ऑस्ट्रेलिया के मान लीजिए उसने सिडनी दे दिया, न्यू दिल्ली दे दिया, न्यूयॉर्क दे दिया, और तीसरा चौथा दे देगा नन ऑफ दीज। ठीक, तो वर्चुअल देगा ही नहीं ऑप्शन में, आप जो है कोई एक कंट्री का लोकेशन मार्क करके आ जाओगे। तो ये चीज़ कैच होते हैं, इसको अभी से मैं आपको बताऊँ ताकि सिली मिस्टेक ना हो। देखिए यहाँ पे क्या हाईलाइट आपका सबमिट का क्या है, 4 कंट्री जो मिली उन्होंने कहा है सबसे बड़ी बात वैक्सीन का, बोला कि भैया वैक्सीन के लिए जो है साथ में पार्टनरशिप करते हैं, और ग्लोबल जो पेंडेमिक है महामारी उससे निपटेंगे, और हमें नीड है कि ओपन एंड फ्री इंडो पैसिफिक रीजन होना चाहिए। हर बात में देखिए ये करेंगे, ठीक, खुला और मुक्त इंडो पैसिफिक क्षेत्र चाहिए इनको, चाहे जो हो जाए, चाहे वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ाना हो, चाहे स्पीडी इकोनॉमी रिकवरी करनी हो, ठीक, सेफ अफोर्डेबल वैक्सीन बनानी हो, कुछ भी करना हो। उसके बाद देखो फिर से फ्री ओपन एंड इंक्लूसिव यानी समावेशी इंडो पैसिफिक रीजन चाहिए, ह्यूमन राइट्स को बचाव करना है, इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से वहाँ पे काम होना है, कहाँ पर? इंडो पैसिफिक रीजन में। और मेनली देखिए इंडो पैसिफिक रीजन में सबसे जो ज़्यादा फोकस का रीजन कौन सा है? साउथ चाइना सी। ठीक, ये है साउथ चाइना सी यहाँ पर, चाइना को कंटेन, और चाइना एक्चुअली यहाँ पे अपनी गुंडे दिखाने लगता है। तो जो है ये लोग भी कह रहे हैं कि आप लोग चिंता मत करो, तुम्हारे से गुंडे हमने बहुत देखे हैं, तुमको यहाँ पे सही करेंगे, इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से चलवाएंगे, और विश्वव्यापी जो वैल्यूज़ हैं, ठीक, सार्वभौमिक जो मूल्य हैं, और फ्री फ्रॉम कोर्शन, मतलब कोई दबाव वबाव नहीं देखेंगे, क्योंकि चाइना वहाँ पे दबाव बनाता है। ठीक, मतलब, और इसमें इन्होंने इस पर भी डिस्कस किया है कि चैलेंजेस की जो चुनौतियाँ क्या जो है उत्पन्न कर रहा है चाइना, उसको भी। क्वाड जो है ये पहली बार जापानीज जो प्राइम मिनिस्टर थे पहले, शिंजो एबे, उन्होंने 2007 में ये वाला उठाया था मुद्दा।
इनफॉर्मल पहले था, ये तो अनौपचारिक था, स्ट्रेटजिक फोरम था। ठीक, अब जो है इसको एशियन नाटो के नाम से माना जाता है। नाटो जाना जाता है, क्या है इस नाटो का फुल फॉर्म? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, जिसमें कि अमेरिका और यूरोप वाले देश एक साथ थे, अटलांटिक ओशन की जो है लेफ्ट राइट, या फिर जो है वेस्ट और ईस्ट। ये फोरम जो है ये सेमी रेगुलर समिट करता है, मिलिट्री ड्रिल भी करता है। ठीक, और चाइना को मेनली रोकना है, ये वाली चीज़ है इंडो पैसिफिक रीजन में। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है नॉन फेरस जो मेटल्स हैं उनकी स्क्रैप की रिसाइकलिंग करनी है। अब सेंटर ने देखो इसको अलाउ कर दिया है। मेन चीज़ यही है कि जो आयरन को हटा के जो बाकी जो मेटल हैं उनकी डिमांड बढ़ी, जैसे कि एलुमिनियम, कॉपर। अभी जैसे अपना पेंडेमिक से हम निकल रहे हैं, तो अब यहाँ पे क्या है कि कई सारी डिमांड बढ़ चुकी है, इंपोर्ट भी हमें ज़्यादातर करना पड़ रहा है। इससे काफ़ी दिक्कत है, हमारा फॉरेक्स जाता है, फॉरेन रिजर्व जाते हैं। ठीक, हम कौन से नंबर पे हो गए हैं दुनिया में आप बताइए? 5वें पे हो गए हैं कि चौथे पे हो गए हैं? बताइएगा लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार। तो यहाँ पे बस यही है कि हम रिसाइकलिंग कर लें, और ताकि जो है हमें ज़्यादा इंपोर्ट ना करना पड़े, डोमेस्टिक इंडस्ट्री कम पैसे पे ज़्यादा जो है, और जल्दी भी हमें जो है ये रॉ मटेरियल भी मुहैया हो जाए, कच्चा माल भी मुहैया हो जाए। तो ये मुहैया हो जाए, तो अब देखिए इसमें क्या है कि लाइफ साइकिल मैनेजमेंट अप्रोच पे चले गए हैं आप। ठीक, लाइफ जीवन चक्र प्रबंधन दृष्टिकोण, ये चीज़ है वैल्यू चेन प्रोसेस में। और इसमें यही है कि आपका जो प्रोडक्ट है, जो प्रोसेसिंग यानी प्रसंस्करण है, ठीक, इसको अच्छे से करना है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, अच्छा एक प्लान ये भी है कि ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर हम बना रहे हैं जिसमें कि ट्रांसमिशन होगा। ठीक, गलियारा बनाया जाएगा कि ग्रीन एनर्जी का, रिन्यूएबल एनर्जी का। ठीक, आपका जो अक्षय ऊर्जा है यानी कि नवीकरणीय जो ऊर्जा है उसके संचरण के लिए। अब इसमें देखिए चैलेंजेस, चुनौतियाँ क्या हैं कि भैया बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस हो गया है, इंपोर्ट हम करते हैं मेटल स्क्रैप को, और जिसकी वजह से डिमांड पूरी नहीं हो पा रही, डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और जो हम भैया करते भी हैं इंपोर्ट, उसको जो है हम अलग, उसका कलेक्शन, उसका सेग्रीगेशन, अलगाव करना, प्रसंस्करण करना डोमेस्टिक मार्केट में, ये भी काफ़ी मुश्किल है। तो हम रिसाइकलिंग पे जा रहे हैं। ठीक है, डिमांड जो है जैसे देखिए बढ़ गई है, एलुमिनियम की बात करी गई है, डोमेस्टिक डिमांड और ये सारी चीज़ें हो गई यहाँ पर। ठीक, और प्रोसेसिंग और ये सब काफ़ी दिक्कत है। और देखिए एलुमिनियम की डिमांड बढ़ने से क्या है, कोयले की डिमांड भी बढ़ गई है। सबसे ज़्यादा जो एलुमिनियम को बनाने के लिए जो है सबसे ज़्यादा जो है बिजली की जरूरत पड़ती है, और बिजली हमारे किससे बनती है? कोल से। कोल का भी इम्पोर्ट बढ़ रहा है, तो हम अगर इम्पोर्ट को कम करना है, कोल का भी इम्पोर्ट कम करना है, तो हम रिसाइकलिंग पर चले जाएँ तो ये सारे काम जो है आसान हो जाएंगे, कम पैसे में होंगे। इसी तरीके से कॉपर वाला भी हाल हुआ है, मेक इन इंडिया, और जो कई सारे मिशन है, मेक इन इंडिया हो गया, स्मार्ट सिटी प्रोग्राम हो गया, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो गए। ठीक, और हाउसिंग फॉर ऑल हो गया। इन सब में कॉपर का उपयोग बहुत ज़्यादा होना है, इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने की बात हो रही है। तो ये सारे में जो है कॉपर की डिमांड बहुत बढ़ गई है, इसलिए भी इसमें भी जो है रिसाइकलिंग करेंगे। और 2025 तक ये देखा गया है कि पर कैपिटा यानी कि हर जो इंसान है उसकी जो है रोज की इंक्रीज हो जाएगा, उसका 1 किलो मतलब वो करेगा, वो कंजम्पशन करेगा उसका। ठीक है, 1 किलो का इस तरह मतलब रहेगा उसके पास, खपत रहेगी। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। नॉन फेरस मेटल में एक तो पहली बात तो ये होगी कि चुंबक चुंबक से चिपकते नहीं है। एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक, टिन, लेड, सिल्वर, गोल्ड, मैग्नीशियम। अब मैप बुक अपनी खोलो इंडिया वाली, और उसमें देखो कि ये वाले जो है नॉन फेरस मटेरियल इंडिया के मैप पे कहाँ कहाँ पड़ मिलते हैं। ठीक, जैसे कि आपका लेड हो गया, जिंक हो गया, जुआरी माइंस है राजस्थान में, वहाँ मिलते हैं। इम्पोर्टेंस क्या है देखो नॉन फेरस मेटल की, कौन कौन से? निकल, लेड, टिन, ब्रास, सिल्वर, तांबा, ये सब हैं। इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी होती है, और जो है काफ़ी हल्के होते हैं। मेलेबिलिटी इनकी अच्छी होती है, यानी कि पारगम्यता, और करोजन ज़्यादा होता नहीं है इनके बीच में। आयरन कंटेंट भी जो है इसमें एब्सेंट होता है, और ताकि इससे क्या है रस्टिंग वस्टिंग होती नहीं है, और करोजन भी कम होता है, ये सारी चीज़ें हैं। हमारा अगला जो सेक्शन है वो है कौन बनेगा IAS इसमें देखिए नेशनल वैक्सीनेशन डे से संबंधित कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है। ये अभी जो नेशनल इम्यूनाइजेशन डे या फिर प्रतिरक्षक दिवस देखा जाए 16 मार्च को बनाया गया। इसका मेन पर्पज़ यही है कि हम लोगों को जागरूक बनाएं, और आर्म करें उनको पोलियो के खिलाफ, और पोलियो को ख़त्म करें। ठीक, मेन तो पहले यही था, तो ये भी सही है। लेकिन ये 1995 से चालू हुआ है, 2000 से नहीं, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट गलत है, और पूछा भी गलत गया है, तो इसलिए C ऑप्शन हो जाएगा। ठीक,
इसको जो है चालू किया गया था। इंडिया स्टार्टेड पल्स पोलियो प्रोग्राम, ओरल पोलियो का जो है पहला डोज दिया गया था इस दिन पे, तभी तभी से मनाया जा रहा है नेशनल वैक्सीनेशन डे। हो सकता है पूछ ले, क्योंकि इतना वैक्सीन का चल रहा है, तो हो सकता है यही वाला पूछ ले। ठीक, डे जो यूपीपी से इन सब में तो पूछ ही सकता है। भादर डैम जो है, ये इससे रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है? देखिए ये डैम जो है बैंगलोर में स्थित है, क्या ये सही है कि गलत बताइए। और ये भादर नदी पर स्थित है, सही है कि गलत है बताइए। और ये डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है सेंट्रल वाटर कमीशन की, उसने सिफारिश करी है कि भैया जो फ्लड गेट्स हैं भादर डैम पे उसको बदलो, ये डैमेज हो गए थे 2015 में, किस चीज़ का वेट कर रहे हो? तो ये वाली बात है। ट्रू पूछा गया। आप देखो, जिस किसी ने भी, मैंने बोला था कि गुजरात का पूरा जो है आप लोग फिजिकल पॉलिटिकल पूरा जो है वो करो, विश्लेषण जो है उसको देखो पढ़ो, तो उसको मालूम होगा कि भादर जो है सौराष्ट्र रीजन में एक रिवर है। ठीक, तो यार ये बेंगलोर में हो नहीं सकती, गुजरात में होगी। ठीक है, तो 2 और 3 ऑप्शन का आंसर है इसका, राजकोट में है। और ये सेकंड लार्जेस्ट सौराष्ट्र रीजन की रिवर है आफ्टर, ये मतलब डैम है सॉरी, आफ्टर शतरंजी। तो शतरंजी भी एक वहाँ की रिवर है। ठीक, तो प्लीज़ जो मैं कहा करूँ उसको फॉलो करिए, एक एक चीज़ आपकी हो जाएगी धीरे धीरे, अन्यथा आप एक साथ तो बाद में रोते हो कि अरे क्या करें क्या ना करें। उससे बढ़िया कि पहले से तैयारी कर लो ना। तो अगर आप लोग को पसंद आया तो देखिए, कहने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करते नहीं हो, तो इसलिए अब क्या बोलें। ठीक, खैर आप लोग अगर पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 8564880530, 9696060869 पे कॉल करके आप लोग जो है एडमिशन ले सकते हैं। और फिर से आपसे कल मुलाकात होगी सेम टाइम पर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।